फिल्म प्यासा के लिए जब गुरुदत्त को जबान दे पलट गए थे दिलीप कुमार। गुरुदत्त को बातें करने का शौक नहीं था। वहीदा रहमान ने एक बार उनके बारे में कहा था कि जब हम उनके बगल में बैठकर किसी तीसरे आदमी से बातें करते थे तो हमें अक्सर ये आभास होता था कि वो हमारी बातें सुन नहीं रहे हैं। वो अपने ही विचारों में खोए रहते थे। अगर कोई मुझसे पूछे कि उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद था तो मेरा जवाब होगा उनका काम। उनके लिए काम सबसे पहले आता था, उसके बाद ही उनकी बीवी और बच्चों का नंबर आता था। फिल्म बनाने के लिए उनके अंदर एक तरह का जुनून था। प्यासा फिल्म उनके दिल के बहुत करीब थी। इसके लिए वो उस जमाने के टॉप स्टार दिलीप कुमार को लेना चाहते थे। जब गुरुदत्त ने दिलीप कुमार को प्यासा की पटकथा सुनाई तो वो इस फिल्म को करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन उन्होंने फिल्म की शूटिंग में आने का वादा भी कर लिया, लेकिन पूरी यूनिट दिलीप कुमार का इंतजार ही करती रह गई। वे शूटिंग पर नहीं पहुंचे। गुरुदत्त के छोटे भाई देवीदत्त ने गुरुदत्त को याद करते हुए बताया था कि दिलीप कुमार को कारदार स्टूडियो में एक मुहूर्त में शामिल होना था। इत्तेफाक से बी आर चोपड़ा का दफ्तर भी उसी परिसर में था। दिलीप कुमार उनसे मिलने वहां चले गए थे। बी आर चोपड़ा और गुरुदत्त में एक तरह की मौन प्रतिद्वंदिता थी। दिलीप चोपड़ा से नया दौर की पटकथा पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच प्यासा के मुहूर्त का समय निकल गया। गुरुदत्त के बुलवाने पर दिलीप कुमार ने 10 मिनट में आने की बात कही, लेकिन दिलीप कुमार नहीं पहुंचे। एक अभिनेता के रूप में गुरुदत्त हमेशा खुद को कम आंकते थे। वे अपनी खुद की फिल्मों में हमेशा अपनी दूसरी या तीसरी पसंद होते थे। सत्या सरन अपनी किताब 10 ईयर्स विद गुरुदत्त अबरार अलवी जर्नी में गुरुदत्त के सिनेमेटोग्राफर वी के मूर्ति को कहते बताती है, गुरुदत्त अभिनेता के तौर पर कैमरा का सामना करने में झिझकते थे। वो अपने अभिनय की पर्याप्त रूप में समीक्षा नहीं कर पाते थे और इसलिए ये काम मुझे या अबरार को करना पड़ता था। बाद में दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें प्यासा इसलिए नहीं साइन की क्योंकि उसका किरदार उनकी एक और फिल्म देवदास से बहुत मिलता था। दिलीप कुमार के इनकार करने के बाद गुरुदत्त ने उस किरदार को निभाने का साहसिक फैसला किया। इसके साथ ही मुख्य अभिनेत्री की तलाश शुरू हुई। नसरीन मुनीक कबीर अपनी किताब कन्वर्सेशन विद वहीदा रहमान में उनको कहते बताती हैं कि नरगिस और मधुबाला दोनों प्यासा में काम करना चाहती थी और उनमें से कोई भी मीना का रोल नहीं करना चाहती थी, जिसे बाद में माला सिन्हा ने निभाया। गुरुदत्त की वहीदा रहमान से मुलाकात की भी एक दिलचस्प कहानी है। वहीदा ने अपना पहला रोल रामकृष्ण प्रसाद की फिल्म रोजुलू मैरई में किया था। उस फिल्म में उन पर फिल्माए गाने की बदौलत वो रातों रात स्टार बन गई थी। इस बीच गुरुदत्त ने एक दक्षिण भारतीय वितरक ने सुझाव दिया कि वो तेलुगु फिल्म मिसियम्मा का हिंदी में रीमेक बनवाएं। उन्होंने गुरुदत्त को हैदराबाद आने और फिल्म दिखाने की पेशकश की। वो उस समय हाउसफुल चल रही थी। तय हुआ कि गुरुदत्त अबरार अलवी और गुरुस्वामी के साथ हैदराबाद जाएंगे। गुरुदत्त रात भर गाड़ी चलाकर हैदराबाद पहुंचे, लेकिन तभी एक हादसा हो गया। उनकी कार एक भैंस से टकराकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मैकेनिक ने उन्हें बताया कि कार को ठीक करने में 3 दिन लग जाएंगे। समय बिताने के लिए वो अपने एक फिल्म वितरक से मिलने चले गए। तभी भाग्य ने अपना खेल दिखा दिया। गुरुदत्त और अबरार अलवी डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर में बैठे हुए थे। तभी उन्हें बाहर एक शोरगुल सुनाई दिया। कुछ युवाओं ने वहां रुकी एक कार को घेर लिया था। जब कार का दरवाजा खुला तो एक लड़की कार से बाहर निकली। वितरक ने गुरुदत्त से कहा कि यह वहीदा रहमान है। रोजुल मरई फिल्म में इनका डांस सनसनी बन चुका है। गुरुदत्त ने कहा था कि वहीदा रहमान, ये तो मुस्लिम नाम है, क्या वो उर्दू बोल लेती हैं? उन्होंने वितरक से वहीदा के साथ मीटिंग अरेंज करने के लिए कहा। अगले दिन वहीदा अपनी माँ के साथ गुरुदत्त से मिलने आई। ये गुरुदत्त से उनकी पहली मुलाकात थी। वो बहुत साधारण कपड़ों में थी और बहुत कम बोल रही थी। बाद में वहीदा रहमान ने उस इंटरव्यू को याद करते हुए कहा था कि गुरुदत्त उस मुलाकात में मुश्किल से 1 या 2 वाक्य बोले होंगे, लेकिन नियति को पता होगा कि मेरे दिन अब बदलने वाले हैं। वितरक ने सुझाव दिया कि बम्बई जाने से पहले गुरुदत्त को रोजुल मरई में वहीदा का डांस नंबर देख लेना चाहिए। रील का इंतजाम किया गया। इसी बीच गुरुदत्त और उनके दोस्तों ने दोपहर का समय बियर पीने और खाना खाने में बिताया। अबरार अलवी ने सत्या सरन की किताब 10 ईयर्स विद गुरुदत्त में बताया था कि जब तक हम प्रोजेक्शन रूप में काम कर रहे थे, हम लोग बियर की 6 बोतलें खत्म कर चुके थे। हमें रील दिखाई गई। डांस नंबर तेज गति का था और उसे अच्छी तरह से संपादित किया गया था, लेकिन उसमें वहीदा रहमान का एक भी शॉर्ट क्लोज अप में नहीं था। गुरुदत्त ने मुझसे पूछा, वो कैसी है? मैंने जवाब दिया, बहुत फोटोजेनिक है।
गुरुदत्त ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब गुरुदत्त की कार ठीक हो गई तो बम्बई वापस आ गई। वहीदा ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने उस मीटिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी और उसके बारे में भूल गई थी, लेकिन गुरुदत्त वहीदा रहमान को नहीं भूले थे। कुछ महीनों बाद उन्होंने अपनी फिल्म CID में एक साइड रोल देकर ब्रेक दिया। इस फिल्म में उनके नृत्य कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ और फिल्म की हीरोइन शकीला से भी ज़्यादा उनकी चर्चा हुई। इसके तुरंत बाद गुरुदत्त ने उन्हें प्यासा के लिए साइन किया। प्यासा फिल्म में हालांकि हर कलाकार ने बेहतरीन अभिनय किया, लेकिन सबसे अधिक तारीफ गुलाबो के रोल की हुई थी। गुलाबो एक ऐसी महिला थी जिसे अबरार अलवी निजी रूप से जानते थे और उसके साथ उन्होंने अपना काफ़ी समय बिताया था। आज भी वहीदा रहमान मानती है कि अभिनेत्री के तौर पर उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म गुरुदत्त की प्यासा और कागज़ के फूल और देवानंद की गाइड है। अलवी ने पहले इस फिल्म का नाम प्यासा सुझाया था। शीर्षक से हीरो की प्रसिद्धि और सफलता के प्रति प्यास का आभास मिलता था, लेकिन अलवी का कहना था कि मैंने इसका नाम प्यासा करने की सलाह दी जिससे हीरो के चरित्र का आभास मिल सके। गुरुदत्त ने मेरी ये सलाह मान ली। जब प्यासा की शूटिंग की तैयारी चल रही थी तो ये सोचा गया कि पूरी फिल्म में कोठे की पृष्ठभूमि होगी। सत्या सरन अलवी को कहते बताती है, दिक्कत यह थी कि गुरुदत्त अपनी ज़िंदगी में कभी कोठे पर नहीं गए थे। हैदराबाद में एक बार मर्देश्वर राव ने उनके मनोरंजन के लिए कोठे पर ले जाने की कोशिश की। गुरुदत्त ऐसा करने से बहुत झिझक रहे थे क्योंकि उनका चेहरा जाना पहचाना था। बहरहाल राव ने उन्हें किसी तरह मना कर कार में बैठाया और हम लोग लड़कियों को नाचते हुए देखने के लिए एक कोठे पर गए। जब उस कोठे की प्रमुख सामने आई तो राव ने उसके कान में तेलुगु में कुछ कहा। गुरुदत्त एक शब्द भी नहीं बोले और सारी बात करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। वहाँ बैठी 2 लड़कियों ने गाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने कभी आर कभी पार गाना शुरू किया तो हम समझ गए कि गुरुदत्त को पहचान लिया गया है। हम अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते थे, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली थी। अबरार अलवी को जॉनी वॉकर के लिए एक हास्य भूमिका लिखने के लिए कहा गया। गुरुदत्त ने बिल्कुल आखिरी मिनट पर उन्हें यह आदेश दिया था और उन्हें बहुत कम समय में यह रोल लिखना था, लेकिन गुरुदत्त ने ही अलवी की समस्या हल की। सत्या सरन लिखती है, यूनिट कलकत्ता में फिल्म की लोकेशन की तलाश में थी। गुरुदत्त को शहर की 2 चीज़ें बहुत पसंद आ रही थी। एक फुचका, गोलगप्पों को कलकत्ता में फुचका कहा जाता है, और दूसरा झाल मुड़ी। वो अक्सर विक्टोरिया मेमोरियल में लॉन में बैठकर इन्हें खाया करते थे। एक बार जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनकी नज़र एक मालिश करने वाली पर पड़ी। उसने 4 खाने की लुंगी, टोपी और बनियान पहन रखी थी और उसके हाथ में तेल की खूब सारी शीशियाँ थीं। यहीं से जॉनी वॉकर के चरित्र पर सर जो तेरा चकराए गाने का उदय हुआ। गुरुदत्त को हॉलीवुड की फिल्म में हैरी ब्लैक एंड द टाइगर की धुन बहुत पसंद थी। उन्होंने फिल्म के संगीतकार SD बर्मन को इस धुन को कॉपी करने के लिए कहा। बर्मन गुरुदत्त की इस फरमाइश से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस धुन में मामूली परिवर्तन कर गुरुदत्त की बात रख ली। यह तय किया गया कि कॉलेज रियूनियन के एक सीन में शाही लुधियानवी की एक नज़्म का इस्तेमाल किया जाएगा और बर्मंदा से इसकी धुन बनाने के लिए कहा गया। पहले से तय तारीख पर रफ़ी गुरुदत्त के घर पर समय पर पहुंच गए, लेकिन किन्हीं कारणों से बर्मन वहां नहीं पहुंच पाए। सत्या सरन लिखती है कि अलवी ने रफ़ी से कहा कि आप संगीत के उस्ताद हैं, आप इस नज़्म को बिना संगीत के क्यों नहीं गुनगुना देते। रफ़ी ने 1 मिनट में उसके बारे में सोचा और फिर साफ और सुरीली आवाज़ में उस नज़्म को गाने लगे। हमने उसे उसी समय गुरुदत्त के टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लिया। आवाज़ इतनी साफ थी कि हमने उसे स्टूडियो में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं समझी और उसे फिल्म में इस्तेमाल किया। एक दूसरे गाने जाने वो लोग कैसे थे कि धुन SD बर्मन के रविंद्रनाथ टैगोर की रचना से ली थी और फिल्म में बाकी गीतों के साथ ये गीत भी रफ़ी को गाना था। लेकिन एक दिन गुरुदत्त और अबरार अलवी कार से कहीं जा रहे थे। पिछली सीट पर गुरुदत्त अपनी पत्नी गीता दत्त के साथ बैठे हुए थे। अलवी अगली सीट पर ड्राइवर के साथ थे। सत्या सरन लिखती है कि अलवी ने गुरुदत्त को सलाह दी कि यह गाना हेमंत कुमार की आवाज़ में ज़्यादा अच्छा लगेगा। गुरुदत्त ने हैरान होकर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? एक फिल्म में एक शख्स 2 आवाज़ों में कैसे गा सकता है? मेरे लिए रफ़ी की आवाज़ पहले इस्तेमाल की जा चुकी है। गुरुदत्त ने गीता दत्त की तरफ मुड़कर उनकी राय मांगी। गीता दत्त ने आश्चर्यजनक रूप से मेरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हेमंत की आवाज़ का बेस नीचा है जो गाने को शूट करेगा। उस समय गुरुदत्त कुछ नहीं बोले। मुझे नहीं मालूम कि गीता की सलाह का कितना असर हुआ,
लेकिन आखिर में हेमंत कुमार ने ही उस गीत को गाया। प्यासा को रिलीज हुए इतने साल हो गए हैं और उसे दुनिया भर में कई फिल्म समारोह में दिखाया जा चुका है। इन वर्षों में इस फिल्म की लोकप्रियता इतनी बढ़ी है कि टाइम पत्रिका ने अब तक दुनिया में बनी 100 बेहतरीन फिल्मों में जगह दी है। वहीदा रहमान को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित किया था। नसरीन मुन्नी कबीर अपनी किताब कन्वर्सेशन विद वहीदा रहमान में वहीदा को कहते बताती है कि मेरे पास एक फिल्म फेयर के प्रकाशक जेसी जैन का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बधाई देते हुए कहा था कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें सहायक रोल के लिए नामांकित किया गया है। जब ये बात गुरुदत्त को पता चली तो उन्होंने कहा कि वहीदा का रोल माला सिन्हा के बराबर है, वो मेरी दूसरी हीरोइन है। जैन ने कहा माला सिन्हा उनकी सीनियर है, जबकि वहीदा की तो ये दूसरी ही फिल्म है। गुरुदत्त ने कहा कि अगर आप उसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार देंगे तो मैं उसे ये पुरस्कार नहीं लेने दूंगा। मैं इससे थोड़ा निराश हुई, लेकिन मैं समझ गई कि गुरुदत्त पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि मुझे सहायक अभिनेत्री कतई न समझा जाए। अंततः श्यामा को फिल्म शारदा के लिए ये पुरस्कार दिया गया।